दोस्तों, मेरा नाम है कुमकुम बिनवाल। क्या वाकई में ऐसा हो सकता है कि बीजेपी के अंदर दो फाड़ जैसी स्थिति आ जाए? क्या वाकई में ऐसा हो सकता है दोस्तों कि बीजेपी के अंदर एक नया पावर सेंटर क्रिएट हो जाए? आप कहेंगे कुमकुम ऐसा कैसे हो सकता है? मोदी जी के आदेश के बिना तो बीजेपी में पत्ता भी नहीं हिल सकता। एकमात्र जो बीजेपी के अंदर बादशाहत चलती है वो गुजरात लॉबी की चलती है, यानी कि मोदी जी और अमित शाह जी की। ये दो लोगों की टीम पूरे के पूरे बीजेपी को चलाती है। लेकिन सवाल ये दोस्तों कि जो बात अब तक अनकही थी, जिसके बारे में बस ऐसी हल्की फुल्की चर्चाएं होती थी, क्या वो बात अब खुलकर लोग कहने लगे हैं, छापने लगे हैं? द वायर का एक आर्टिकल है दोस्तों, बहुत बढ़िया आर्टिकल है। अगर आपको वक्त मिले तो आप इस आर्टिकल को जरूर पढ़िएगा। इस आर्टिकल का एक एक लफ्ज बीजेपी के अंदर की पार्टी पॉलिटिक्स को दिखाता है। अगर आपको ऐसा लगता है ना दोस्तों कि जो पॉलिटिक्स है वो कि बस बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, अलग अलग राजनीतिक दलों के बीच में होती है, तो वो तो होती ही है। वो पॉलिटिक्स होती है जो आप और हम देख पाते हैं। लेकिन एक्चुअली में पॉलिटिक्स जानते हैं कहाँ होती है? पार्टी के अंदर, जिसे कहते हैं पार्टी पॉलिटिक्स। इस पॉलिटिक्स का शिकार पार्टी के अंदर पार्टी के लोग होते हैं, और शिकारी भी पार्टी के अंदर मौजूद पार्टी के लोग ही होते हैं। बड़ी बड़ी हस्तियां पार्टी पॉलिटिक्स का शिकार होती है, और बड़ी बड़ी हस्तियां पार्टी पॉलिटिक्स का शिकार लोगों को करती हैं पार्टी पॉलिटिक्स के तहत। दोस्तों, पिछले 10 सालों में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और प्रधानमंत्री मोदी के रिश्तों को लेकर बहुत कुछ कहा गया, बहुत कुछ नहीं कहा गया, बहुत कुछ फुसफुसाहट हुई, और बहुत सतह तक बात आते आते रोक दी गई। मतलब इस पे तो किसी को कोई दो राय नहीं है। पिछले 10 सालों में जिस एक काम को लेकर मोदी जी को खूब शाबाशियां मिलती हैं, जिसको लेकर विपक्षी भी उनकी तारीफ करते हैं, विरोधी भी उनकी तारीफ करते हैं, वो ये कि भाई मोदी जी ने सड़कें बहुत अच्छी बनाई, मोदी जी के कार्यकाल में सड़कें बहुत अच्छी बनी। यही बोलता है ना हर कोई। तो सड़कें कौन बना रहा है? पूरा का पूरा जो मंत्रालय है पिछले 10 साल से किसके हाथों में है? नितिन गडकरी के हाथों में। दोस्तों, नितिन गडकरी इकलौते वो मंत्री हैं जिनके काम की सबसे ज़्यादा तारीफ होती है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी खास तौर पर किसी भी रैली में इस दौरान, इस पूरे चुनाव में आपको सड़कों पर बात करते दिखाई दिए कि देखिए मेरे कार्यकाल में मैंने इतनी सड़कें बनवाई, जबकि उनके कार्यकाल की ही सड़कें थी। क्या प्रधानमंत्री उनको, नितिन गडकरी को क्रेडिट देने से बच रहे थे? ये सवाल तो खैर बहुत बात की है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि द वायर का ये आर्टिकल अगर आपको वक्त मिले तो आप जरूर पढ़ें। दोस्तों, इंद्रशेखर सिंह ने आर्टिकल लिखा है जिसमें वो बताते हैं कि इज अ न्यू पावर सेंटर इमर्जिंग इन बीजेपी अंडर नितिन गडकरी टू काउंटर मोदी शाह। मतलब एक सवाल के तौर पर आर्टिकल लिखते हैं कि क्या बीजेपी के अंदर एक नया पावर सेंटर क्रिएट हो रहा है मोदी और अमित शाह के बरक्स। मोदी और अमित शाह के बिल्कुल सामने एक नया पावर सेंटर। ये तो आपको बताने की ज़रूरत नहीं है कि नितिन गडकरी किसके फेवरेट हैं? आरएसएस के फेवरेट हैं। ना केवल नागपुर से लोकसभा सांसद हैं गडकरी, बल्कि हमेशा से ही आरएसएस के पसंद रहे हैं। इसीलिए उनको आरएसएस ने खास जिम्मेदारी दी। वो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे, उसके बाद वो केंद्रीय मंत्रिमंडल का हिस्सा भी रहे। लेकिन जो 2014 की मोदी सरकार थी, उसमें जिस तरह से गडकरी का कद था, 2019 की मोदी सरकार के बाद उस कद में लगातार कटौती हुई, और उस कटौती का दर्द काहे बगाहे गडकरी की जुबान से निकलता रहा। जैसे दोस्तों, इसी साल फरवरी के महीने में गडकरी ने कहा था जो अच्छा काम करता है उसे कभी सम्मान नहीं मिलता। हालांकि ये सब इशारों में बोली गई बात थी, वो मोदी जी के लिए बात नहीं कह रहे थे। लेकिन राजनीति में बहुत सी बातें कही जाती हैं और बहुत सी बातें समझाई भी नहीं जाती हैं। इसके अलावा दोस्तों, ये खबर भी है 27 मई इसी चुनाव के दौरान कि जब शिवसेना के सांसद संजय राउत ने बेहद गंभीर आरोप लगा दिए कि नितिन गडकरी को अमित शाह और मोदी हरवाना चाहते हैं चुनाव, और नागपुर को लेकर तमाम तरह की चर्चाएं भी आई कि गडकरी जो कि ये दावा कर रहे थे कि वो प्रचार भी नहीं करने जाएंगे तो भी चुनाव जीत जाएंगे, अंत में उनको प्रचार करना पड़ गया क्योंकि उनका चुनाव फंसता दिख रहा था, उन्हें दिक्कत हुई अपने चुनाव में। बल्कि संजय राउत ने तो ये भी आरोप लगाया कि देवेंद्र फडणवीस ने इसके लिए बहुत पैसे भी खर्च किए कि गडकरी को कैसे भी चुनाव हरवा दिया जाए। हालत तो इस चुनाव में यहाँ तक हो गई थी कि गडकरी को एक तरह से उद्धव ठाकरे ने ये ऑफर दे दिया था कि अगर वो बेइज्जती महसूस कर रहे हैं बीजेपी में तो वो हमारे साथ आ सकते हैं। हालांकि इन तमाम तरह की खबरों को गडकरी ने हमेशा ही खंडन किया है। लेकिन बात यहाँ पर थोड़ा कहा ज़्यादा समझने जैसी है दोस्तों। जो आर्टिकल द वायर में इंद्रशेखर सिंह लिखते हैं, उस आर्टिकल में केवल गडकरी का जिक्र नहीं है, उस आर्टिकल में योगी जी का भी जिक्र है। दोस्तों, अरविंद केजरीवाल जब जमानत से बाहर आए ना, तो उन्होंने उन बातों को एक चर्चा में लाकर, एक मेन स्ट्रीम मीडिया में वो चर्चा में ले आए जिसको लेकर
दबी जुबान बात होती थी, जैसे मोदी जी के रिटायरमेंट की बात और योगी जी को रास्ते से हटाने की बात। बार बार केजरीवाल अपनी सभाओं में इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि योगी जी को, मोदी जी अगर तीसरी बार पीएम बन गए तो वो यूपी के सीएम के तौर पर उनको रास्ते से हटा देंगे, क्योंकि वो उनके लिए खतरा पैदा हो सकते हैं राजनीतिक तौर पर। अजीब बात यह है कि बीजेपी की पूरी सारे के सारे नेता इस बात का खंडन करने लग गए कि केजरीवाल जी झूठ बोल रहे हैं, मोदी जी कोई रिटायर नहीं होने वाले। लेकिन कोई बड़ा नेता उतनी मजबूती से इस बात को लेकर सामने नहीं आया कि योगी जी को लेकर भी केजरीवाल झूठ बोल रहे हैं और योगी जी को कोई रास्ते से नहीं हटाने वाला। योगी जी अपनी सफाई खुद दे रहे थे कि केजरीवाल जी इस तरह की बातें बोल रहे हैं। मतलब अजीब सी स्थिति देखिए कि केजरीवाल ने एक हवा में तीर छोड़ा और बीजेपी ने उस हवा में तीर को लेकर उतनी मजबूती से जवाब नहीं दिया जितनी मजबूती से नितिन गडकरी को लेकर जवाब देना चाहिए था। एक और बात, यूपी के बहुत पत्रकार कहते हैं कि इस चुनाव में योगी जी प्रचार भी कर रहे हैं, योगी जी घूम रहे हैं, देश भर में अपनी पार्टी के लिए प्रचार कर रहे हैं, यूपी में भी खूब प्रचार कर रहे हैं, लेकिन वो उतना ही प्रचार कर रहे हैं जिससे कि लगे वो प्रचार कर रहे हैं। एक एक्स्ट्रा अटेम्प्ट जो होता है ना, मुझे अपनी पार्टी को जिताना है, 80 के 80 सीटें जितवानी है, क्या वाकई में योगी जी की तरफ से वो एक्स्ट्रा अटेम्प्ट, मतलब बिना कहे 4 कदम आगे जो आदमी लेता है, क्या उस तरह जैसा कुछ भी इस चुनाव में आपको देखने को मिला? क्योंकि दोस्तों इस आर्टिकल में जिस नए पावर सेंटर का जिक्र हो रहा था वो उसमें नितिन गडकरी के साथ साथ योगी के नाम का भी जिक्र है। और अभी कुछ वक्त पहले महाराष्ट्र में जिस तरह से योगी जी और गडकरी जी की मुलाकात हुई, यहाँ उसका भी जिक्र है। दोस्तों अब इस पूरे के पूरे मामले में बहुत सी परतें हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि ये सारी परतें सतह में आ जाएंगी अगर वो हो जाए जो बीजेपी के लिए, या फिर ये कह लें मोदी जी के लिए सबसे बुरा सपना होगा। दोस्तों मोदी जी अपने नाम पर चुनाव लड़ रहे हैं, पूरा चुनाव उन्होंने अपने कंधे पर उठाया हुआ है। वो चाहे फ्री राशन हो, चाहे कोई भी बड़ा मसला हो, वो अपने नाम पर वोट मांगते हैं कि मेरी सरकार ने, मैंने आपको ये किया, मुझे आप वोट दीजिए। हर एक सांसद के लिए वो कहते हैं कि आप इस सांसद को वोट दीजिए, मेरे हाथ मजबूत होंगे। सवाल ये कि अपने नाम पर वोट मांगते मांगते अगर जो तमाम तरह की चर्चाएं हैं कि त्रिशंकु लोकसभा की ओर शायद सरकार या देश बढ़ सकता है, कि दोनों ही गठबंधन को लगभग 19-20 सीटें मिले और दोनों ही गठबंधन में करीब 20-25 सीटों का ही फर्क हो, अगर ऐसा हुआ और बीजेपी को अपने दम पर पूर्ण बहुमत नहीं दिला पाए मोदी जी, तो सवाल ये कि जो नए पावर सेंटर के इमर्ज होने की खबर आ रही है, जिसमें नितिन गडकरी अगुवाई जिसकी कर रहे हैं, उनकी क्या भूमिका रहेगी, आरएसएस की क्या भूमिका रहेगी? बीच चुनाव में जिस तरह से बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि अब हमें आरएसएस की इतनी ज़रूरत नहीं और हम सक्षम हैं, वो एक मैसेज था कि अगर हम चुनाव जीतते हैं तो हम अपने दम पे जीतते हैं। लेकिन वो आरएसएस के लिए भी एक मैसेज था कि अगर आप अब चुनाव हारते हैं तो फिर आप अपने दम पर चुनाव हारेंगे। और अगर स्थितियां ऐसी हो जाएं, मैं ये नहीं कह रही कि बीजेपी चुनाव हार रही है, बीजेपी अब भी, कैसी भी स्थितियां हो, बीजेपी अब भी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरेगी। लेकिन सबसे बड़ी पार्टी बनना और अपने दम पर बहुमत हासिल करने में फर्क है। अगर मोदी जी अपने दम पर बीजेपी को बहुमत तक नहीं ले जा पाते हैं और एनडीए में नए सहयोगियों की जरूरत पड़ती है, तो क्या मोदी जी के चेहरे पर नए सहयोगी मानेंगे? और अगर नहीं मानेंगे तो फिर वो कौन सा चेहरा होगा जिस पर बड़ा दाव खेला जाएगा? आरएसएस की भूमिका क्या रहेगी? आरएसएस जो लगभग पिछले 4-5 सालों में इतना हस्तक्षेप करता नहीं दिखाई दिया, उसकी भूमिका आने वाले चुनाव के बाद जो नतीजे हैं उसके बाद क्या रहती है? ये जो नई पार्टी पॉलिटिक्स बीजेपी के अंदर अगर हो रही है, इसमें गुजरात लॉबी वर्सेस गडकरी लॉबी का में किसका पड़ला आपको ज़्यादा भारी होता दिखाई दे रहा है? 4 जून के बाद अगर मोदी जी अपने दम पर बीजेपी को बहुमत नहीं दिला पाते हैं, तो फिर जो नितिन गडकरी के साथ हुआ, क्या दूसरों के साथ भी वो हो सकता है? क्योंकि पार्टी पॉलिटिक्स में तो कुछ भी होता है। ये सब जानते हैं दोस्तों कि गुजरात में 2002 के बाद आडवाणी जी ही थे जिन्होंने मोदी जी की कुर्सी बचाई, मोदी जी को जीवन दान दिया एक तरह से, और उनका राजनीति आगे गुजरात में चली। ये सब जानते हैं कि उसके बाद जब 2014 के वक्त मोदी जी को गुजरात से निकलकर दिल्ली आना था तो आडवाणी जी उसका विरोध कर रहे थे, लेकिन उसके बाद आडवाणी जी को कैसे साइडलाइन किया गया और मोदी जी के पीएम बनने के बाद कैसे उनको मार्गदर्शक मंडल में भेजा गया, ये जीता जागता प्रमाण है पार्टी पॉलिटिक्स का। दोस्तों आपको क्या लगता है, बीजेपी के अंदर क्या वाकई में कोई पावर सेंटर जनरेट हो सकता है जो गडकरी के इर्द गिर्द हो, जिसको
आरएसएस का भी सपोर्ट हो, और अगर ऐसा कोई पावर सेंटर है वक्त आने पर, क्या वो गुजरात लॉबी के लिए मुसीबत बन सकता है? कमेंट बॉक्स पर जरूर लिखें। और जितना हो सके दोस्तों चैनल को शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें, और थैंक्स फॉर ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।